पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक, 7 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी, अप्रैल की 28 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये मुख्तसर सा वीक जो कि अब अपने इख्तिताम की जाने पहुंच रहा है, a short and sweet one and we are all set for another long weekend। और ये जो यकम मई की छुट्टी आ रही है, of course that is coming on Monday और yeah, good on you guys, have fun। जबरदस्त एक और मुख्तसर वीक आने को है। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आज अपना जो मैंने बहुत ही बेहतरीन सा एक बहुत ही काबिल रश किस्म का एक मयार जो बना लिया था, अपना जो एक बहुत ही जबरदस्त सा बेंचमार्क मैंने सेट कर दिया था प्रोग्राम में जल्दी साइन इन करने के हवाले से, आज मैंने उसको तोड़ा, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। जिम्मेदारी मैं खुद उसकी कबूल करता हूँ, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। आई शुड हैव प्लान्ड थिंग्स बेटर बिकॉज आई हैव गॉट थिंग्स लाइन्ड अप राइट आफ्टर द शो टुडे। सो थोड़ा सा आज मुख्तलिफ दिन था। आज बड़े दिनों बाद मुझे अपने ऑफिस जाने वाले दिनों की फीलिंग आई, जब मैं तैयार शैयार होके, मैं खैर इतना कोई तैयार नहीं हूँ, अभी भी अपनी कैजुअल्स में ही हूँ, लेकिन हाँ एक तो ये गर्मी बहुत हो गई है कराची में आज सुबह, इवन दो आज अभी जबरदस्त बादल छाए हुए हैं कराची में, और आज सुबह बिल्कुल जिस वक्त प्री डॉन टाइम था उस वक्त कराची के उफक पे मगरिब की तरफ जो है वो बहुत ही ज्यादा गरज चमक हो रही थी। गरज की आवाज तो नहीं लेकिन चमक मुझे जरूर नजर आ रही थी। उफक पे बड़े गहरे बादल जो है वो छाए हुए थे। They were on the west side। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुबारक विलेज की तरफ कहीं हब में कहीं ना कहीं बारिश जो है वो जरूर हो रही होगी। लेकिन कराची में कहीं बारिश तो मेरे ख्याल से नहीं हुई, लेकिन आज कराची में बारिश की पेश गोई है। लेकिन क्या था, उसकी वजह से हवा जो है वो काफी कम और ह्यूमिडिटी बहुत शदीद इस वक्त थी। तो आके जब आप पसीने से शराबोट पार्क से वापस आए तो फिर नहाना तो ज़ाहिर पड़ता ही है। फिर उसके बाद जो है वो अच्छे बच्चों के तैयार होके आके खुशबू लगा के फिर आप आ जाते हैं। सो आज बड़ी ऑफिस वाली फीलिंग हुई मुझे, खैर देर हो गया, मैं इस चक्कर में इसका जो लुब्बे लबाब है वो ये है। चलें जी, अभी हमें आपके मैसेजेस पे जो है वो नजर डालनी है और जी हैश सनराइज विद अदील, दैट्स द शॉर्ट मैसेज कोड जिस पे आप लोग मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं मुझे। अभी क्या सीन है, अच्छा जी अब्दुल रज़ाक साहब ने मैसेज किया है, अच्छा आपने तस्वीर भेजी है जिसमें जो एल्बाइनो बच्चे होते हैं जिन्हें हम सूरजमुखी का जो एक मर्ज कहा जाता है, एक कंडीशन कही जाती है, ये गोरे बच्चे दरअसल एक खास किस्म की जीनियाती कैफियत से बच्चे पैदा होते हैं जिसे एल्बिनोइज्म कहा जाता है। एल्बिनिज्म की कैफियत में किसी फर्द के जिस्म में एक मादा मेलानिन नहीं पैदा होता। मेलानिन दरअसल हमारे जिस्म में जिल्द, आंखों और बालों को रंग मुहैया करता है। बिल्कुल जी, मेलानिन वही चीज़ है जो कि रंगों में डिफ्रेंसिएशन जो है वो पैदा करता है और इसी का ज़्यादा और कम होने से ही हमारे रंग जो हैं वो डिटर्मिन होते हैं और तो ये है सिलसिला। सो एल्बाइनो, जी हाँ, इनके साथ आपको पता है कि क्योंकि ये आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन द हिस्ट्री एंड इन सर्टन कल्चर्स या तो इनको बड़ा ही मुबारक समझा जाता है या फिर इनको प्रोसिक्यूशन का निशाना बनाया गया है। तो इंसान भी क्या बताएं यार। एनीवे आगे बढ़ते हैं जी। तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, डू यू वांट टू बिकम द सीईओ ऑफ मेरा एफएम? नहीं, आई डोंट वांट टू। किसने कहा भाई? आई जस्ट वांट टू बिकम सीईओ ऑफ अदील अजहर कंपनी, दैट्स इट। और मुझे किसी कंपनी का सीईओ नहीं बनना यार। कोई बोर्ड को प्रेजेंटेशन है ये वो फलाना, भाई टेंशन नहीं लेनी लाइफ में यार, चलो बस ठीक है आगे बढ़ो। ओके, और क्या सीन है? इकबाल साहब कहते हैं अदील भाई इस बारे में क्या ख्याल है, सच है या डाइवर्जन? अच्छा जी, आपने बानी एमक्यूएम का एक ट्वीट जो है वो मेरी जो है वो शेयर किया है और चलें जी, बानी एमक्यूएम आजकल जो है वो बड़े ही सेन किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं जी। रियाजुर रहमान साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल शेयर किया है, व्हाट इज एयरलाइन अलायंस। रियाजुर रहमान साहब एविएशन के शोबे ताल्लुक रखते हैं और जब भी ट्वीट करते हैं एविएशन की बात करते हैं और कुछ ना कुछ उनके ट्वीट से हमें सीखने का मौका मिलता है। अभी आपने जो बात की है वो आपने एयरलाइन अलायंसेस के हवाले से बात की है। दुनिया में 3 बड़े मेजर एयरलाइंस के अलायंसेस हैं। ये आमतौर से इन्हें कोड शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो कहा जाता है। बेसिकली स्काई टीम है, एक स्टार अलायंस है और एक वन वर्ल्ड है।
दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस जो है वो इनमें से किसी एक अलायंस का हिस्सा होती हैं. और जो आइडिया होता है वो यही होता है कि आप बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर रूट में कोई एक एयरलाइन ना जाती हो तो आप जो उनकी पार्टनर एयरलाइन होती है उस पर्टिकुलर अलायंस में आप उसकी फ्लाइट लेकर जो है वो जा सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं मैंने ये आर्टिकल पूरा पढ़ा नहीं, फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल है जो मैं आपके साथ रीट्वीट भी कर देता हूँ अगर आप पढ़ना चाहें. लेकिन अगर मैं अपनी मेमोरी से सही जज कर पा रहा हूँ तो जो आपके एयर माइल्स होते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको पता है हर एयरलाइन के अपने सर्टन एक रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है. जिस तरह क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है इस तरह एयरलाइंस के भी एयर माइल्स होता है. वी ऑल नो अबाउट दैट. और जैसे एमिरेट्स का क्या है, स्काईवर्ड्स के नाम से है, बड़ा मशहूर इनका प्रोग्राम, वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम बाय द वे. सो आप आई थिंक देयर इज एन इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ दीज एयर माइल्स एज वेल. क्या ख्याल है रियाज साहब? फरी सरफराज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड, स्टे ब्लेस्ड. अदील भाई यू प्ले नुसरत साहब लेस फ्रीक्वेंटली, एनी सॉन्ग ऑफ हिम टुडे. चलें जी देख लेते हैं नुसरत अली खान साहब, अगर आज हम प्रोग्राम में आगे चल के चला सके, बिकॉज़ टाइम हमारे पास बहुत है. इसके अलावा जेरी स्प्रिंगर डेड एट 79. जी कल की ये दुनिया की बड़ी खबरों में से एक थी. यानी जो बहुत सारे जो न्यूज आउटलेट्स थे उन्होंने अपने, अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें जो एक बड़ी खबर आई थी. इनफैक्ट if you have subscribed to the breaking news services of various news channels तो फिर आपको पता होगा कि ये breaking news एक जेरी स्प्रिंगर इनको हमारे यहाँ जब डिश एंटीना नया नया लगा था तो I embarrassingly have to acknowledge this thing that I really used to enjoy Jerry Springer show. Like please don't judge me for that. देखिए इससे मैं इतनी शर्मिंदगी से ही बता रहा हूँ कि वो एक बड़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम था. कहते ये हैं ये जेरी स्प्रिंगर जो है इनको फादर ऑफ रियलिटी टीवी अमेरिका में कहा जाता था. और ये जो रियलिटी टीवी बाद में आपको पता है ये बिग ब्रदर और ये सारी चीजें जो आई हैं इससे पहले, इससे डांसिंग विद द स्टार्स एंड और कौन कौन से हैं, अमेरिकन आइडल एंड ऑल, उससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन रियलिटी प्रोग्राम था दैट वाज द जेरी स्प्रिंगर शो. और कहते यही हैं कि जेरी स्प्रिंगर शो एक्चुअली चेंज्ड अमेरिकन टेलीविजन फॉरएवर. यानी जिस तरह की उसमें बातें होती थी, जिस तरह के टॉपिक्स डिस्कस होते थे, जिस तरह के मौजूआत इसमें लाए जाते थे, देयर वर नो सेलिब्रिटीज सिटिंग ऑन दैट शो. आम अमेरिकन मिडिल लोअर मिडिल क्लास उनके आके जो उनकी बड़ी ही खौफनाक किस्म के ऐसे प्रॉब्लम जो इससे पहले आमतौर से टेलीविजन पे डिस्कस नहीं होते थे. देखिए ये वही जमाना था जिस जमाने में अमेरिका में फ्रेंड्स बड़ा मशहूर था, साइनफील्ड बड़ा मशहूर हुआ करता था. यानी वो अपर मिडिल क्लास रिच अमेरिकन्स लिविंग देयर लाइव्स एंड ऑल. उस जमाने में जेरी स्प्रिंगर शो brought these very outrageous किस्म के issues being faced by common American. यानी जेरी स्प्रिंगर मुझे याद है कि जब अपना शो खत्म कर रहा होता था तो फिर वो अपना एक आखिरी अपने पूरे प्रोग्राम को सम अप किया करता था इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और बड़े सीरियस से हुआ करते थे. और उसमें उसने एक बात अभी रिसेंटली मैंने उसका, बल्कि बीबीसी जो उसकी ऑबिचुरी प्रेजेंट कर रहा था उसमें उसका एक रिमार्क उन्होंने शामिल किया था कि जेरी स्प्रिंगर इवन दो बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन टेलीविजन स्टार्स, उसने ये बात बोली थी कि जो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एनी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु अपीयर इन माई शो. आई एम नॉट एट ऑल बेटर देन एनी ऑफ देम, आई एम जस्ट लकीयर देन देम. मैं उनसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो. और ये वाकई ये बात मुझे जाके ऐसी हिट करी ना यार कि वाह क्या बात कह के गया है बंदा. सो बहरहाल जी जेरी स्प्रिंगर आई थिंक वो जो एक मार्क, और उसके शो में जो एक चीज हुआ करती थी, वो जब भी फड्डे होते थे, कुर्सियां चल रही हैं, बाउंसर्स आ रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड वो लोगों का बीच बचाव करा रहे हैं, यार क्या टॉपिक्स हुआ करते थे यार. और हम हंसते रहते थे सुन के कि यार ये क्या बातें हो रही हैं. लेकिन एज आई सेड आई थिंक वो अमेरिका के लिए भी 1990s में वो एक बहुत ही आउटरेजियस सा शो था, एक बहुत ही उसके जो टॉपिक्स हुआ. मैं बच्चे सुन रहा था इसलिए मैं जिक्र भी नहीं कर सकता कुछ टॉपिक्स, तो कुछ प्रोग्राम तो मुझे याद है उसके. यार क्या डिस्कशन हो रहा है यार ये. और हमारी बेशर्मी देखे हम बैठे हुए देख रहे होते थे, डिस्कस भी करते रहे दोस्तों. हमें जेरी स्प्रिंगर शो देखा यार. चले ओके, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. उसके बाद पानी का बुलबुला योर वीकली डोज मिलते हैं. इसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कुछ पानी का बुलबुला, that was Abrar, and after a very long time I hope you guys enjoyed that. I hope our friend Peer Zahir साहब is listening to the program as well. I'm sure सुन रहे होंगे. वैसे कल उनका प्रोग्राम मिस हो गया था, लेकिन उनका मैंने ट्वीट एक्चुअली आपको सुबह सुबह देख लिया था. पीर साहब आपने याद दहानी करवाई मुझे कि पानी का बुलबुला चलाना है और मैंने पानी का बुलबुला चला दिया. So I hope you enjoyed that as well. 7:37 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. और जल्दी से आप लोग के और मजीद मैसेजेस पे मैं नजर डालता हूँ. And then we have got Hafizur Rahman साहब कहते हैं Allama Iqbal was a great poet and a philosopher, but few people know that he had also written a book on economics. The name of that book was
इल्म इक्तिसाद, द बुक वाज रिटन इन उर्दू. ओके जी, इकबाल जो हैं वो जाहिर है हम को एक फिलोसोफर की हैसियत से जानते हैं ऑल, लेकिन इक्तिसादियात पे उन्होंने किताब लिखी है इल्मुल इक्तिसाद, जिसका नाम आपने बताया. इकबाल, आपको पता है कि एक ज़माने में जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स के हवाले से. आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के लिए उन्होंने एक बड़ी मशहूर नज़म जो है वो भी लिखी है. और मेरा ये ख्याल है कि उस जमाने की जो एक बहुत बड़ी एजुकेटेड जो पॉपुलेशन थी, जाहिर आपको पता है कोलोनियलिज्म जो है वो अपनी पीक पे था, और इनकम इनइक्वालिटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, फ्यूडलिज्म एंड ऑल, ये चीज़ें अपने उरूज पर थी. सो इकबाल, आपको पता है कि ये वो रेसिपी होती है, परफेक्ट रेसिपी होती है फॉर मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स टू थ्राइव. सो हो सकता है इकबाल, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, और मैं बल्कि चाहूंगा अगर कोई किस किताब की कहीं से समरी मुझे मिल जाए, पूरी किताब पढ़ना तो मेरे लिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन कहीं से इस किताब का एक खुलासा जो है वो मिल जाए इल्मुल इक्तिसाद का, तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा अगर आप में से किसी के पास हो. लेकिन मेरा जो ख्याल है वो यही है हफीजुर रहमान साहब के इस किताब का झुकाव, बिकॉज आपको पता है कि अब तो खैर मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें, या जिसको हम सोशलिज्म या कम्युनिस्ट जो फिलोसफी की बात करें, तो उसको दुनिया में आम तौर से एक फेल शुदा सिस्टम जो है वो माना जाता है, एक नाकाम सिस्टम माना जाता है. उसका जो काउंटर अपार्ट या राइवल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, एडम स्मिथ की जो थियरीज हैं और उसकी जो फिलोसफी और उसकी जो सोच है वो इस वक्त दुनिया में प्रिवेलेंट है. तो बहरहाल अगर किसी के पास हो तो मुझे जरूर बताइएगा. जबरदस्त सर, पीर सईद साहब, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया सर. आपने हमारा रिकॉर्डेड शो जो है वो सुना, बहुत शुक्रिया. आपने बनी के गाने की भी फरमाइश की है, मैं कोशिश करता हूँ. उम्मे अमन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत. मुनीब मकबूल साहब कहते हैं चाइना इज लीडिंग पेटेंट ग्रांट्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉलोड बाय यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया. चाइनीज आर डूइंग ग्रेट इन टेक्नोलॉजी. तभी तो अमेरिकन आपको पता है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को जो है वो टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी की एक्सेस है वो रोकी जा सके चाइना को. आपको पता है कि एआई के हवाले से खास तौर से, इसके अलावा इस वक्त पूरी दुनिया जो चलती है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त कमोडिटी क्या है, सो समवन वुड से दिस दैट दिस. तो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट अहम तरीन कमोडिटी जो है वो है माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स. और आपको पता है कि अमेरिकन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज वेरी हाई टेक माइक्रो प्रोसेसर्स, ये किसी तरह चाइना को ना पहुंच सके. कभी मौका मिले तो एक टर्मिनोलॉजी में आपको पॉलिटिकल साइंस से कुछ सालों पहले कोई दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी लेकर आए थे मार्केट में. इट वाज कॉल्ड वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस. वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, आप उस बारे में पढ़िएगा. 12 क्या बातें किए जा रहा हूँ, लेकिन खैर एनीवे, चाइना जबरदस्त जा रहा है भाई. आज ये फजल फैजी साहब, सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. माय अपॉलॉजीज फॉर लॉन्ग एब्सेंस ऑफ द मंथ ऑफ रमजान बिकॉज ऑफ माय ऑफिस टाइमिंग वर प्रीटी डिफरेंट. सर यू आर बैक टू द शो नाउ, वी आर हैप्पी एंड वेलकम बैक, खुश रहिए सर. इसके अलावा मुनव्वर अली साहब कहते हैं आज सिंध ताश मुआहिदे पर जरूर बात करें, हमारी हुकूमत तो सो रही है और भारत यार ये पता है, ये मैं आपको बताऊं, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं अभी तक फिलहाल. सिंध ताश मंसूबा इंडिया ऐसे ही बैठ के खत्म नहीं कर सकता. इंडिया को पाकिस्तान को अब तकलीफ पहुंचाने के लिए अब सिंध ताश मुआहिदा खत्म करने की जरूरत नहीं है. हम अपने आप को वैसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड हमने ऑन किया हुआ है. तो ये जरा थोड़ा सा ये मैंने भी देखा, और मेरे ख्याल से 25-30 जगहों से जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये वाला आया है मैसेज कि जी इंडिया सिंध ताश मुआहिदा खत्म कर रहा है. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. आगे बढ़ते हैं जी. जिशान बेग साहब कहते हैं 28 अप्रैल इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. On average, 66,000 workers in any region suffer non-fatal workplace injury every year. Everyone has the right to feel safe in our workplace, whether it's a shop floor, an office, or a construction site. Thank you so much for sharing that. And yes, हर मजदूर का हक है कि उसको महफूज काम करने का माहौल मुहैया किया जाए. बदकिस्मती से जहाँ बाकी सारी चीजें यहाँ नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा यार, क्या कर सकते हैं यार. अच्छा जी, खालिद अनवर साहब, नहीं कुछ कंपनियां कर रही हैं, देखें ऐसी गलत बात, बिल्कुल मैं गलत बात करूंगा. मुझे याद है हमारी मशहूर पाकिस्तानी कंपनी, आई थिंक अ मैसिव सक्सेस स्टोरी फ्रॉम पाकिस्तान, एंग्रो कॉर्प जो है, मुझे याद है उन्होंने अब से कुछ अर्सा पहले एक शेयर किया था पोस्ट के पता नहीं कितने मिलियंस आवर्स ऑफ फंक्शनिंग विदाउट एनी एक्सीडेंट. देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज ये कर रही हैं, सारे उनको अपने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से फॉलो करने होते हैं, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां हैं
जिनके सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं वो इमैक्युलेट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं. आई एम प्रीटी श्योर हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं यहाँ से अब इससे ताल्लुक़ रखते होंगे. आपको पता है अब तो एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट HSE के नाम से, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, जिनका मकसद ही यही होता है कि जी काम करने के लिए माहौल जो है वो ज़बरदस्त सा बनाया जाए. सो या आई एम श्योर अगर आप अपनी कंपनी की भाई चलें, ये आई थिंक ये अच्छी बात है. सो टुडे इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. सो अगर आप अपनी कंपनी की हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से कोई अचीवमेंट, एंड प्रेफरेबली पाकिस्तानी कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल्स हियर, अगर आप अपनी कंपनी की कोई अचीवमेंट शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपकी कंपनी के नाम के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा उस हवाले से. सो जस्ट फील फ्री, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. वो मैसेज मैं इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल जरूर करूंगा. साकिब साहब का मैसेज आया है, कहते हैं अमेरिकन बिजनेसमैन टुडे इन 2001 अमेरिकन बिजनेसमैन डेनिस टीटो became the first space tourist when he was launched into the orbit aboard a Russian supply mission to the International Space Station. He paid approximately $20 million for the 6-day trip. क्या बात है जी. First space tourist, somebody who paid to go in space. Thank you for sharing this piece of information, Saqib. वारसी साहब ने तस्वीर जिफ भेजा है. Weather in Islamabad. It looks beautiful. Weather in Karachi is, अगर आप खिड़की कि इस तरफ बैठे हुए हैं, यानी घर के अंदर बैठ के पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है और बाहर का मौसम देख रहे होंगे, आप कहेंगे क्या खूबसूरत सुबह है. लेकिन बाहर निकल के जब आप देखेंगे तो काफी ह्यूमिडिटी है, हवा में मरतूबियत काफी ज्यादा है आज मौसम में. इमामा मुइन कहती हैं फाइनली वीकेंड लॉन्ग वाला. यार आपका अभी दिल नहीं भरा इतने तवील वीकेंड से, अब दोबारा आप खुशियां मना रही हैं इसकी. काम कब करेगी ये कौम. सोचें, हमारे एक वजीर आजम साहब हैं, वर्कaholic आदमी, सोते नहीं है, आपको पता है, इंसोम्नियाक हो चुके हैं वो, काम करते करते नींदें उड़ गई हैं उनकी मुल्क के लिए, और कौम जो है वो छुट्टियां मना रही है. अभी शायद दिन का ब्रेक लेकर आए हैं, 5 दिन का, 3 दिन की फिर छुट्टी आ रही है, और देखें आप क्या होगा इस मुल्क का, समझ में नहीं आ रहा मुझे. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं विद द प्रोबेबल सिनेरियो ऑफ बजट बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड IMF एग्रीमेंट इन मई, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन जुलाई एंड इलेक्शन इन सितंबर, डू यू सी स्टेबिलिटी इन द रुपी वैल्यू. सर आपने इतनी प्यारी बातें की हैं इस वक्त. सर देखिए, ये तो अभी इस पर आगे चल के जरा बात करेंगे, जो स्टेबिलिटी की बातें और ये सारी चीजें हैं, थोड़े से ज़रा चांसेस इसके कम ही लग रहे हैं. मुझे लग रहा है कि इन मुज़ाकरात में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिकॉज जो चीज़ें मांग रहे हैं, जो खान साहब जो उन्होंने डिमांड्स मांगी हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो आपकी लोग हैं ये इसको पूरा करने में वो कामयाब होंगे. बट बहरहाल अल्लाह करे मुज़ाकरात से मामला ये निकल आए. बट एट द एंड ऑफ द डे जो 3 मुकद्दम होनी चाहिए वो पाकिस्तान का आइन है, और देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता. सो चैलेंज ग्रेट. अभी क्या कर रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे. अच्छा, आपने जो सवाल पूछा आसिफ मंसूर साहब, आपने जो मुझे पैटर्न बना के दिया है उससे तो मुझे, देखिए ये साल इकोनॉमी के लिए मुश्किल साल रहेगा. रुपी स्टेबिलिटी मे बी इस तरह की खौफनाक डिसरप्शंस हम ना देखें. अगर जो आपने प्लान बताया है कि पाकिस्तान विल इवेंचुअली गो टुवर्ड्स द इलेक्शन एंड परहैप्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर दैट, लेकिन प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान में एक पार्टी को अपनी शिकस्त इतनी क्लियर इस वक्त नजर आ रही है कि वो इलेक्शन में ना जाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल अगर यही सिलसिला, अगर टाइमलाइंस फॉलो होती हैं, सब कुछ होता है, सो व्हाई नॉट रुपी वुड बिकम स्टेबल, मे बी रिवर्स गियर एज वेल, मे बी इन द नेक्स्ट ईयर और 2. लेट्स सी. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, President Arif Alvi साहब को आप ये सुन रहे थे. He was talking about persons with permanent disability और वर्क प्लेस पे क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार क्या कर रही है और प्राइवेट इदारों को, और पाकिस्तान में किस तरह के कवानीन जो हैं वो यहाँ पर नाफिज हैं. सो बहरहाल जी चलें, ये हो गया सिलसिला. अभी आपको जो है वो हम थोड़ी सी देर में आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालने वाले हैं. और हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जी अभी कुछ 2-3 जरा ट्वीट शामिल कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. रिजवान जकी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है. मैंने कराची ग्रुप में मैसेज करके पूछा और आपको आवाज आ गई. हाँ, वो बस थोड़ा सा मैं लेट हो गया, इस वजह से मैंने रीजन भी बता दिया है, वो मेरी अपनी गलती है, थोड़ी सी जरा तैयारियों में टाइम लग गया था. मलिक जरीन अवान कहते हैं भाई यहाँ नकियाल आजाद कश्मीर में बारिश हो रही है, क्या आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन तो होने हैं सर, इलेक्शन तो होने, कब होने ये नहीं पता. एनी अपडेट अबाउट लेजेंड लीग, इज दिस हैपनिंग अगेन दिस ईयर? लेजेंड लीग अभी तो हुई थी PSL के दिनों में, अभी दोबारा कैसे? उबैद हसन. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं डू यू हैव एनी चैट विद डॉक्टर सैफ रहमान ऑन प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट इन सिंध फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कराची जू टू बोटेनिकल गार्डन एंड ट्रांसफर ऑफ एनिमल टू सफारी पार्क एज ट्वीटेड बाय मिस भुट्टो जरदारी.
नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस पे बात करनी चाहिए हमें. जरा एक बार कोई प्लान जो है वो हो जाए, उसके बाद हम कुछ जरूर बात करते हैं उनसे. महनाज नवीद गुड मॉर्निंग कहती है, मार्क माई अटेंडेंस, लगा दीजिए आपके अटेंडेंस. थैंक यू शहजाद नियाज साहब, थैंक यू. इसके अलावा आसान शेख कहते हैं अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड स्पाइसेस कम फ्रॉम इंडिया. दैट इज वेरी नाइस. ऐसे मंसूर साहब कहते हैं मोनार्क विद अ पेट. वाह, आपने अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जो है वो एक शाहकार मेरे साथ शेयर किया है. माई एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट ऑफ मुगल किंग नूरुद्दीन जहांगीर. वाह क्या बात है, जबरदस्त. देन अच्छा जी, रियाजुर रहमान साहब ने जो है वो लिंक शेयर किया है रीख्ता पे है इल्मुल इक्तिसाद. आपने ई बुक वो शेयर की है. अब सर असल में इशू यही है कि आप पूरी किताब पढ़ूंगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई अगर समरी मिल जाए. मसला तो ये होगा कि मेरा टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन अगर समरी मैं चाह रहा था अगर मिल जाए कहीं से तो बड़ा अच्छा हो जाए. बट देखते हैं. चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. जी मुझे इसकी PDF मुझे भी मैंने ढूंढी थी अभी, मुझे मिल गई थी. अच्छा जी, अकबर कहते हैं अदील द सेम ऑर्गेनाइजेशन विद थाउजेंड्स ऑफ मैन आवर ऑफ एक्सीडेंट फ्री रिकॉर्ड आस्क हिज वर्कर a worker with acid burn to get medical treatment from outside so as to continue their accident free count of man hours. चलें, until and unless this is not confirmed by anyone, मेरे ख्याल से ये इसको हम देख लेते हैं क्या सिलसिला है, unless we have an evidence for that. फराज का कहना है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL is an exploration and basically E&P giant. I am working in here and their QHSE standards are so awesome. Its largest sui gas field completed 25 million safe hours last year. Although there is a lot to improve, but I must say it's an example for other firms. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. आपने अपनी कंपनी के हवाले से जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर की. आज मैंने आप लोगों से कहा था कि जरा बताइए अगर आपकी कंपनी भी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह या आपका जो सेफ्टी का इन्वायरमेंट है या जो है रिकॉर्ड उसका जरूर शेयर कीजिएगा. अच्छा जी, इसके अलावा उमैर बाबर कहते हैं इतना टाइम तो सदर साहब को पार्लियामेंट नहीं देती. वाह, अच्छा जी. देन अकबर साहब कहते हैं हैव वर्कड फॉर 20 years with AKUH and now with SKMCH and RC शौकत खान मेमोरियल अस्पताल. Both have very committed and leader-led focus on safety and quality. Thank you so much जी, बहुत शुक्रिया. फरा मुश्ताक कहती हैं learning to be self-confident is an art that is generally suppressed by our society and should be identified by an individual himself and carry on confidently in life. Just a thought. That's a fair thought actually. Yeah. दुनिया तो आपके खिलाफ ही काम करेगी ना. आपको क्या करना है? How do you plan to counter the world? किस तरह आपको जो है वो अपना ये जंग लड़नी है समाज के साथ. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीना आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. कौमी असेंबली शहबाज शरीफ पर 180 अरकान का एतमाद. हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हो गए. 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते. ऐवान ने फैसला सुना दिया. ये नहीं हो सकता, पार्लियामान कानून बनाए तो हुक्म इम्तनाई जारी कर दें. अदलिया अपना भी एहतसाब करे. कितने जजों को करप्शन पर सजा दी गई, शहबाज शरीफ का ये कहना है. बिलावल का कहना है पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है. ओके, ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI की सहूलतकारी करने वालों का फैसला नामंजूर. असद महमूद कहते हैं 3 जजों को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएं. जावेद लतीफ कहते हैं पहले नवाज शरीफ से माफी मांगे फिर इलेक्शन कराएं. अख्तर मेंगल कहते हैं क्या किसी आमिर को भी एहतसाब के घेरे में लाया जाएगा. वाह वाह वाह, क्या बातें हुई हैं भाई, जबरदस्त, मजा आ गया भाई, जबरदस्त. अच्छा जी, ये जो मुज़ाकरात शुरू हो गए इसके हवाले से ये है कि जी इसका दूसरा दौर जो है वो आज होना है ग़ालिबन 3 बजे और फिर उसके बाद जो है वो 3:30 बजे मेरे ख्याल से ये होना है. अभी सीन क्या है जी, इलेक्शन कमीशन बताए 2 सूबों में इंतखाबात के लिए फंड्स मिले या नहीं. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है. फंड्स पर पेशरफ्त रिपोर्ट आज जमा कराई जाएगी. रजिस्ट्रार ऑफिस का ये कहना है. अदालत ने 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था. हमें ये बात पता है कि फंड्स जो है वो मुंतकिल नहीं किए गए हैं और अब अदालत कल बहुत मुख्तसर सी समाअत हुई और आपको पता है कि अब ये मुज़ाकरात की लाल बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया गया है. अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि पैसे वैसे तो ट्रांसफर नहीं हुए. अब अदालत देखते हैं क्या हुक्म देती है. अदालत ने ये कहा है कि भाई मुज़ाकरात आप कर लें, बिकॉज अब हम जो है ना तारीख नहीं देंगे बल्कि अब हम अब डायरेक्ट बेसिकली कहते ये हैं कि अगर हल ना निकला तो आइन और हमारा फैसला मौजूद है, टाइमलाइन नहीं दे रहे, मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा. अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती. हुकूमत संजीदा होती तो खुद कदम उठाती. बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे, सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा. सेनेट विफाक की अलामत है, इसके चेयरमैन को मुज़ाकरात के लिए कहा. अटॉर्नी जनरल का ये कहना है. और जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं वजाहत नहीं चाहिए, हल बताएं. इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा. ओके, वजीर आजम का जोहराना. PTI मुनहरिफ अरकान समेत 215 की शिरकत. 6 डिशें
खाना वजीर आजम हाउस से तैयार किया गया, काबीना अरकान के लिए अलग इंतजाम। वाह यार जबरदस्त, यानी 80 लोगों ने 85 लोगों ने अलग बैठ के खाया और 215 में बाकी जो बच गया उनका अलग खाना था। यार ये तो ज्यादती है यार। इसके अलावा क्या वजीर दाखिला कहते हैं इस्तेकाक कमेटी में किसी को भी बुलाया जा सकता है, वजीर आजम अदालत जाते हैं तो क्या उनकी तौहीन नहीं होती? राना सनाउल्लाह का ये कहना है। नवाज शरीफ कहते हैं पीटीआई के मुतालबात का कोई सर पैर नहीं होता। वाह यार। अच्छा देखते हैं इमरान खान की भी कोई खबर शामिल है। हाँ छोटी सी खबर शामिल की हुई है इमरान खान की। क्या लिखते हैं जी, मुज़क्का खेज मुकदमे में आज इस्लामाबाद में पेश होऊंगा। तौहीन डर्टी हैरी और तौहीन साइकोपैथ की पादाश में पाकिस्तान से गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया गया। अब पूरी तरह साबित हो चुका है कि हम जंगल के कानून के शिकंजे में हैं। चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट। फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं, पहले इमरान खान का एहतसाब होना चाहिए। ओके। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत इखलास का मुजाहरा करे, निगरान हुकूमतें कायम करने के लिए तैयार हो जाए। ये अब आपने बात मुश्किल कर दी ना हुकूमत के सामने। ये वैसे इनकी भी बेचारों की कुछ दिनों की ग्लोरी थी, सिराजुल हक साहब की। बेचारे अब फिर अंधेरों में कहीं खामोशी में खो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। वजारत खजाना का ये कहना है रवां साल माशी तरक्की 0.8, महंगाई 28.5% रहेगी। माशी तरक्की का 5% हदफ हासिल ना होगा। अगले साल 3.5% रहने का इम्कान। चलें जी, जायजा रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। आप जानते हैं कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे भी अब आने वाला है और इसके अलावा बजट को भी प्रेजेंट करना होगा। सो देखते हैं जी क्या लेकर आते हैं चीजें हमारे जनाब इसहाक डार साहब। होपफुली अपने आखिरी बजट में क्या प्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, मुतदिल बारिश होगी। 3 दिन का स्पेल मानसून से ना जोड़ा जाए, कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। ठीक है जी। और क्या है, पीटीआई एमएनए के इस्तीफों पर वफाक से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी पिटीशन पर जवाब तलब कर लिया। और एतजाज एहसन कहते हैं अदालत पीछे नहीं हट सकती, इलेक्शन कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है। अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान IMF के इस्लाहात पर पेशरफ्त करे। अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने। मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, खान साहब की आवाज में आपने सुनी आगे इश्क दी। होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग। मैंने अपने शो में खास पहली बार ये गाना चलाया होगा, लेकिन पहले एक जमाने में बहुत चलाया करता था। आई लाइक द रीमिक्स वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग एंड इनफैक्ट मैंने इसका रीमिक्स के अलावा कोई और जो है ना कहते हैं कि कोई और वर्जन सुना भी नहीं है। लेकिन इसका उन्होंने एक इंडियन फिल्म भी आई थी एक जमाने में, इसका एक एडेप्टेशन इस मेलोडी की उन्होंने की थी। बट आई थिंक उस मूवी की जो उस फिल्म का नाम था कच्चे धागे, अगर मैं ऐसे ही याद कर रहा हूँ। और उसकी म्यूजिक जो थी वो खान साहब की ही बनाई हुई म्यूजिक थी और उसमें इसका एक मिलता जुलता था गाना, बट वो कुमार सानू वगैरह किसी ने गाया था। लेकिन दिस इज द ओरिजिनल सॉन्ग, बट इट्स द रीमिक्स वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग। बाहर चलें जी, खेलों के हवाले से बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्रिकेट। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला मैच, पहला ODI, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रहा पाकिस्तान के नाम। और I won't particularly call it a high scoring game. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन बनाए, जो कि हम समझते हैं कि ये जो रावलपिंडी का मैदान है वहां पे ये एक अंडर पार टोटल है। यहाँ पे बहुत है। गुड बैटिंग कंडीशंस यस्टरडे उस विकेट पे थी। न्यूजीलैंड की इनिंग की खास बात जो है वो उनकी कैप्टन नहीं, डेरिल मिचर की जो है वो सेंचुरी थी, जिन्होंने 115 गेंदों पे 113 रन बनाए। मुझे वाकई समझ में नहीं आया कि अक्सर सेंचुरी बनाने के बाद खिलाड़ी जो हैं वो जरा खुल के खेलते हैं, लेकिन डेरिल न्यूजीलैंड आखिरी 10 ओवर्स में दे अंडर परफॉर्म। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को, खासतौर से नसीम शाह, जिन्होंने काफी ज्यादा, आई थिंक इफ देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूजीलैंड स्कोरिंग 325, 330 एंड 288 जो उन्होंने किए, दैट वाज नसीम शाह's बॉलिंग, जिन्होंने 10 ओवर्स में सिर्फ 29 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को भी उन्होंने आउट किया। विल यंग 86 रन बनाकर आउट हुए। 78 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 छक्के और 8 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। कल पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग में जो है वो 3 छक्के लगे थे, जो कि दैट टेल्स यू एक्चुअली, खैर पाकिस्तान ने भी 4 लगाए थे, बट दैट टेल्स यू के यार थोड़ा सा अंडर पार परफॉर्मेंस रही उनकी। दूसरी विकेट की जिस वक्त शराकत चल रही थी बिटवीन यंग एंड मिचेल, और ये शराकत जो है ये तकरीबन को 102 रन की थी, उस वक्त लग यही रहा था। इनफैक्ट तीसरी विकेट जो गिरी है टॉम लेथम जब आउट हुए 222 टोटल हो गया था और लग यही रहा था 300 डेफिनेटली वाज ऑन द कार्ड, बट एज आई सेड नसीम शाह बोल्ड रियली वेल। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 10 ओवर्स में 63 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। मोहम्मद नवाज के 8 ओवर में 55 रन आए, हारिस रऊफ के 10 में 65,
शादाब के 10 में 56 और आगा सलमान ने 2 ओवर्स कराए और 15 रन उन्होंने दिए. जवाब में पाकिस्तान का आगाज जबरदस्त रहा. इमाम उल हक और फखर जमान दे लुक्ड इन कंप्लीट कंट्रोल. इन फैक्ट इमाम लुक्ड इन वेरी गुड टच बट अनफॉर्चुनेटली 60 रन बनाकर आउट हुए. 65 गेंदों पे 5 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था. दूसरी जाने फखर जमान ही कंटिन्यूड स्कोरिंग रन. उनकी और बाबर के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप रही. फखर जमान ने सेंचुरी स्कोर की, अपनी 9th सेंचुरी ऑफ हिज ओडीआई करियर. 114 गेंदों पे 71 रन उन्होंने बनाए. 13 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. बाबर आजम वाज अ टच अनफॉर्चुनेट. अपनी सेंचुरी से 1 रन पहले जो है वो आउट हुआ. आई मीन सो अनफॉर्चुनेट बिकॉज जिस बॉल पे बाबर आउट हुए उससे पहले देयर वाज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी ऑफ 3 रन. बल्कि मैं समझ ही रहा था बाबर उस वक्त 47 पे बैटिंग कर रहे थे. उन्होंने अपनी जो है ना वो टिपिकल बाबर आजम कवर ड्राइव खेली बट थोड़ी सी आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो उस तरफ की थी. तो बिल्कुल बाउंड्री पे जाके फील्डिंग की. मुझे यकीन नहीं आया कि उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाया बिकॉज वो क्लियर कट 3 रन. और बाबर चाहते थे उस बॉल पे जो है ना वो 3रा रन बन जाता और अपनी 50 मुकम्मल कर लेते, लेकिन फखर ने मना कर दिया और अगली ही गेंद पर जो है वो बाबर आजम आउट हो गए. तो आप सोच सकते हैं कितना गुस्से में होगा. बहरहाल जी मोहम्मद रिजवान ने आखिर में आके अच्छी इनिंग खेली. 34 गेंदों पे 42 बनाए, 6 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. एंड ही मेड श्योर दैट बगैर किसी और एपिसोड के पाकिस्तान जो है ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए. तो 9 गेंदे पहले निस्बतन आसानी के साथ पाकिस्तान ने इस टोटल को हासिल कर लिया. चलें जी, पे 1-0 की बढ़तरी पाकिस्तान को हासिल हो गई है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ये सीरीज चल रही है इसका रावलपिंडी लेग का जो है वो आखिरी मैच अब कल खेला जाएगा. ये मैच भी 3:30 बजे शुरू होगा. एंड या गुड लक टू पाकिस्तान टीम. इसके अलावा हम बात करते हैं अब एक सेकंड जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस कल खेले गया. जो एक अहम मैच खेला गया, टॉटनहम हॉटस्पर्स ने होस्ट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को और पहले हाफ के इख्तिताम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लीडिंग 2-0. लेकिन दूसरे हाफ में टॉटनहम ने जो है वो गोल स्कोर किए 2, पोरो और सोन ने, और ये मुकाबला जो है ये 2-2 गोल से बराबर रहा. वेल टॉटनहम हॉटस्पर जो है वो इस वक्त कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है. आई मीन द विन्स हैव बीन प्रीटी रेयर और आई एम प्रीटी श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी डिसअपॉइंटेड होगा. उनके जो फैंस होंगे वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे. दे आई मीन आर्सेनल से ज्यादा किसको पता है कि 2 गोल्स की लीड हासिल करके मैच ड्रॉ कर देना कितना पेनफुल होता है. बिकॉज ये 2-2 ने मरवा दिया आर्सेनल को यार. लेकिन खैर एनीवे, तो हुआ ये सीन है कि टॉटनहम जिसको न्यूकासल ने अभी 6-1 शिकस्त दी थी लास्ट वीकेंड, उनके खिलाफ तो यूनाइटेड को जीतना चाहिए था लेकिन नहीं जीता. बहरहाल मैच 2-2 से ये बराबर हो गया है. और पॉइंट्स टेबल पे जो सिचुएशन हो गई है वो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो इस वक्त 4थे नंबर पर है और कल का मैच जीत के जो है वो कम से कम पॉइंट्स पे बराबर न्यूकासल के साथ हो सकते थे. बट द गुड थिंग अबाउट यूनाइटेड इज दैट दे हैव गॉट अ गेम इन हैंड. दे आर एट 31 मैचेस. न्यूकासल हैज प्लेड 32 मैचेस और टॉटनहम हॉटस्पर जो है वो 5वें नंबर पे है 54 पॉइंट्स के साथ. लेकिन बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है with Aston Villa and of course Liverpool as well. Liverpool जो है वो अपना अगला मैच जीत के I mean they can actually throw Tottenham out of the Europa League place as well. So चले जी, very interesting finish that's going to be आने वाले दिनों में about the Premier League. मई में of course आप जानते हैं उसका इख्तिताम होता है. ठीक है जी, और कोई खबर हमारे पास? जिम्बाब्वेन टूर, जी हाँ, पाकिस्तान शाहीन्स यानी पाकिस्तान का जो ए टीम जो कही जाती है जिसको हमने पाकिस्तान शाहीन्स का नाम दिया है वो जिम्बाब्वे के टूर पे जा रही है. और उसमें साइम अयूब को जो है वो शामिल कर लिया गया है बिकॉज साहिबजादा फरहान जो है वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए हैं बिकॉज दाएं अंगूठे में उनकी इंजरी हुई है. और ये अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से साइम को वहां भेजने के लिए. अच्छा हाँ जी, कल की जो पाकिस्तान की फतह थी, याद रहे कल पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है पिंडी में, ये पाकिस्तान की 500वीं फतह थी वनडे मैचेस में. पाकिस्तान 500 मैचेस जीतने वाला जो है वो तीसरा मुल्क बन गया है. पाकिस्तान की टीम ने 949 मैचेस अब तक खेले हैं और इसमें इससे पहले जो है वो अच्छा ऑस्ट्रेलिया जो है और भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें हैं जो कि इस एजाज को पहले हासिल कर चुकी हैं. याद रहे 1973 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच ही खेला. श्रीलंका के खिलाफ 92, भारत के खिलाफ 73, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 63, न्यूजीलैंड के खिलाफ 57,
जिम्बाब्वे के खिलाफ 54, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34, बांग्लादेश इंग्लैंड के खिलाफ 32 फतूहात पाकिस्तान ने हासिल की हैं. ये भी याद रहे कि भारत जो है उसने अपने 1029 मैचों में 539 मैचेस जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अपने 978 मैचेस में से 594 मैचेस जीते हैं. दैट इज सम डोमिनेशन मैन, दैट इज सम डोमिनेशन. चलें जी, ग्रेट. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. You'll always have the best of me. That was Bryan Adams with the best of me from the album The Best of Me. What a beautiful song this is. Extremely nostalgic and मजा आ गया आज सुन के यार. पता नहीं क्यों कल से ये गाना मुझे कुछ जहन में सवार, तो मैंने कहा आज चलाऊंगा ये गाना. मैं आज मैंने चला दिया. यही तो फायदा है होस्ट होने का. चलें जी, ग्रेट. अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है. मुइज कहते हैं वाओ द ग्रेटेस्ट ब्रायन एडम्स. आई वाज वाचिंग हिज ओल्ड MTV अनप्लग्ड ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज. अब जो अगला गाना हम चलाएंगे ब्रायन एडम्स का, वो हम चलाएंगे आई एम रनिंग बैक टू यू. यार वो क्या जबरदस्त बंदे ने अनप्लग में गाया है. वाह. I've been down, I've been beat, been so lost I could not speak. Okay. उमेर बाबा कहते हैं Bryan Adams, our intro into the English music. Best of me is love. Indeed. Samran Ali कहते हैं Adil bhai, I belong to HSC, Health and Safety Environment Discipline and Branch Office of a multinational oil and gas company. We have reached 1,461 LTI free days, 4 years in 2022. जबरदस्त जी. अभी तक पाकिस्तान में मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं. मुझे तो बड़ी खुशी हुई है ये बात जान के. मैं समझता था एक ही है जो चली गई, वो तो एम्प्लॉय बाय आउट हो गया, और वो एक ज्वाइंट जो बाय आउट हुआ है उसका ENI का. अच्छा जी, कौन है भाई? HRS रहमान. भाई मुश्किल नाम रखा है आपने अपना ट्विटर पे, और आपने हम ट्विटर का जो नाम है वो भी अपना ट्विटर हैंडल वाला रखा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट कहते हैं बीइंग अ मैनेजर फ्लीट HSC एंड एडमिन एट K इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, वी टुक प्लेज फ्रॉम ऑल मैनेजमेंट फॉर वर्क सेफ्टी एट वर्क प्लेस एंड होम. हिफाजत मुकद्दम, अपने लिए अपनों के लिए. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. ये मैंने सुबह बात की थी, आज डॉक्टर जीशान ने हमारे साथ ये फैक्ट शेयर किया था कि टुडे इज द इंटरनेशनल वर्ल्ड डे फॉर सेफ एनवायरनमेंट एट ऑफिसेज. और मैंने यही कहा था कि अगर आप कोई कंपनी जहां काम करते हैं, इफ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ योर कंपनी, कि कितने मिलियन आवर्स और कितने करोड़ घंटे, इतने अरब घंटे विदाउट एनी एक्सीडेंट्स आपने ये काम किया, माशाल्लाह, तो डू शेयर योर अचीवमेंट. सो जबरदस्त था. डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं भाई मजा आ गया, किसी दिन ब्रेथलेस बाय कॉर्स भी चला देना. ब्रेथलेस हमने अभी वैसे चलाया था कुछ अर्से पहले, लेकिन ब्रेथलेस बाय कॉर्स भी चलाया जा सकता है. बीनिश नईम ने मैसेज किया है, और बीनिश जो है वो हमारे IBA के उस्ताद मोहतरम, उनकी साहबजादी भी हैं, और कहती हैं जी माई प्लेज एन एक्शन टेकन बाय कन्वर्टिंग स्मोकिंग एरिया इनटू अ स्मॉल गार्डन. अच्छा, मैंने बीनिश का जो ट्वीट है उसको मैंने रीट्वीट भी कर दिया है, और ये इस पे कोई एक सवाल भी किसी ने पूछा है वेंगरिस्तान ने, आर पीपल गोना स्मोक हेयर नाउ, लाइक विल दैट रिमेन अ स्मोकिंग एरिया? बिकॉज वो क्या था, वो एक स्मोकिंग कॉर्नर ऑफिस में होते हैं. सो बीनिश हैज टर्न्ड दैट इनटू अ ग्रीन एरिया नाउ. वहां पे मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक आर्टिफिशियल ग्रास भी लगी हुई है, एंड देन गमले वगैरह हैं, पौधे लगा दिए. इट लुक्स ब्यूटीफुल, बेंचेस वगैरह लग गए हैं. So will people continue smoking there? That's the question. Yeah, the smoking place has been eliminated, which should be the case, honestly. Ashfaq Jinjoa कहते हैं, Good morning, Adil. No mention of Ramzan Pacers challenge. Final result in your show. Or I have missed. No, I haven't mentioned that, which is my bad. मुझे करना चाहिए और आज निकाल लेना चाहिए था रिजल्ट मुझे. लेकिन अगर कोई इंसान शरीफ, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी इंस्टा लाइव पे लगा हुआ है, I can't take the data out. अगर कोई मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे of the winners of our Pacers challenge activity challenge. याद रहे जी, इंशाल्लाह over the weekend I'll be announcing the May challenge as well. मई के महीने में जरा थोड़ा सा बार भी रेस करते हैं, और बिकॉज थोड़ा सा देखते हैं और जरा इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं. इस बार असल में मैं खुद इन्वॉल्व नहीं था, तो मैं जरा अचीवर्स वगैरह को देख नहीं रहा था. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे इस एक्टिविटी चैलेंज में हिस्सा लेने में, तो आपको करना यह है कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पेसर्स, PACERS. आसान से ना, पेसर्स डाउनलोड करें. वहां पे आप सर्च कीजिए सनराइजर्स, और सनराइजर्स जब आप सर्च करेंगे तो फिर आप एक ग्रुप आपको वो आइडेंटिफाई करके देगा, ढूंढ के देगा. आप मुझे वहां पे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ऐड करूंगा, और हमारे आप इस चैलेंज का हिस्सा बन जाइए इंशाल्लाह. मे में, एज आई सेड, आई थिंक वी हैव गॉट गुड 300-400 मेंबर्स देयर, आई थिंक, मेरे ख्याल से लास्ट आई रिकॉल.
सो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं. एंड अगर आपने रमजान की वजह से ब्रेक लिया हुआ था तो आई थिंक इट्स टाइम टू एंड योर ब्रेक नाउ. द रोजाज आर लॉन्ग ओवर. पूरा एक हफ्ता होने जाएगा कल तो. सो स्टार्ट कीजिए एक बार फिर से सिलसिला. जबरदस्त. यूसुफ नवाब कहते हैं अदील अंकल गोइंग फॉर द पार्टी. नहीं, यूसुफ नवाब नहीं कह रहे, उनकी साहबजादियां बिट्टू एंड सिट्टू जो है, जिनका निक नेम बिट्टू एंड सिट्टू है, वो जा रही है. माशाल्लाह, दे लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार. द ड्रेस इज सो अमेजिंग. चलो जी, अब तक तो पहुंच भी गए होंगी बच्चियां, लेकिन बहरहाल मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा. एंड फराज आलम कहते हैं डियर अदील, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन योर रन चैलेंज. मैंने जी आपको बता दिया प्रोसीजर क्या है हमारा रन चैलेंज ज्वाइन करने के लिए. सो डू सेंड मी द लिंक. सुमेरा कहती हैं सुमेरा खान, माई लेट फादर वॉज अ ट्रेन प्रोफेशनल इन सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट HSE by ICI Pakistan. He trained numerous institutions and individuals on safety. The day make me remember his wonderful work once again. जबरदस्त जी, that is great. अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए. और ज़ाहिर है ICI being a multinational company naturally, फिर तो then we know that it was purchased by a major Pakistani conglomerate. अब तो उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया ICI Chemicals का. सो ज़ाहिर है आई एम श्योर उनके जो मल्टीनेशनल में जनरली इस तरह की, बिकॉज ज़ाहिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को उनको फॉलो करना होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं. सो वहाँ पे जो ट्रेंड लोग वहाँ पे इन चीज़ों में होते हैं, ज़ाहिर है वो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. और दैट इज़ ब्रिलियंट एंड गुड टू नो दैट. सुमेरा इसके अलावा खावर कहते हैं भाई कभी रेस्पुटिन भी लगा दें. रेस्पुटिन, रेस्पुटिन, रशिया's greatest love machine. क्या बात है, सुनाते हैं जी, बिल्कुल सुनाते हैं. रेस्पुटिन की स्टोरी सुनी आप लोगों ने वैसे यार, पढ़िएगा कभी यार, बंदा था वैसे यार. मिर्जा खुरम बाबर कहते हैं गुड मॉर्निंग बॉस, एनी अपडेट ऑन सूडान. माय कजन इज स्टक देयर मैन. सूडान इज इन अ मेस. अच्छा, आपने जिक्र किया है सूडान में. देखिए जी, एक 72 घंटे का सीज फायर हुआ था, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल फजूल सा सीज फायर था. कुछ जो है ना वो ऐसा हुआ नहीं सीन कि जिसका कोई खास बेनिफिट होता, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं. पोर्ट सूडान राइट नाउ इज द ऑपरेशनल एयरपोर्ट देयर. वहां से क्योंकि पोर्ट है तो वहां से शिप्स वगैरह भी लीव कर रही हैं, और दुनिया भर की जो लोग हैं वो इवैक्यूएट करवा रहे हैं अपने सिटीजन्स को हु आर देयर इन सूडान. आई रियली डोंट नो खुर्रम इन विच पार्ट ऑफ सूडान योर कजन इज. लेकिन जो एक थोड़ी सी अच्छी बात है वो ये कि दोनों पार्टीज जो वहां पे, आपको पता है ये 2 जर्नैल जिन्होंने कबाड़ा कर दिया है इस मतलब उस मुल्क का, वो उन्होंने अपनी इस इंटेंशन का इजहार किया है कि वो जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड करने को तैयार हैं. जाहिर है इस वक्त चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, अफ्रीकन यूनियन हो, और सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान अब काफी एक्टिवेट हो गए हैं सूडान के हवाले से कि ये क्या पागलपना चल रहा है वहां पे. तो उन्होंने भी जो है ना वो, सऊदी अरेबिया ने भी अपना एक एक्टिव रोल इसमें प्ले करना शुरू कर दिया है कि सूडान में ये जंगबंदी फिलहाल करवाई जाए, बिकॉज कैपिटल सूडान खार्तूम में बहुत नुकसान हुआ है और इट्स वेरी बैड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री, वेरी वेरी बैड. उमैर बाबर कहते हैं के इलेक्ट्रिक वाले, अबे यार छोड़ो ना, अब ये इस तरह की बातें ना किया करो यार, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं अभी. अच्छा जी, इसके अलावा वासिल लतीफ कहते हैं, डॉक्टर वासिल लतीफ कहते हैं अदील भाई मैसेज तो पढ़ लें प्लीज. यार वासिल, तुम्हारा मैंने ये एक ही मैसेज देखा है और तो मुझे कोई मैसेज नजर नहीं आया यार. या मैसेज वही है ना, मैसेज पढ़ने का अपना टाइम होता है कि आजकल तो इतना टाइम है शो में यार, इतने मैसेजेस पढ़ रहा हूँ मैं सीरियसली, मैं ख्याल कोई मैसेज मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ आजकल तो मेरे ख्याल से. अच्छा जी, कौन है भाई, ये पेसर्स के बारे में एक सवाल आया है. एनीवन कैन शेयर पेसर ऐप स्क्रीनशॉट. यार पेसर ऐप का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ चले मैं कोशिश करता हूँ जी, मैं कोशिश करता हूँ. ओके, वाह भाई वाह, that was Rustam Milashari with his version of Laila O Laila. Hope you guys enjoyed that. और हमें मैसेज किया है मसूद सिद्दीकी साहब, कहते हैं इस मौसम में लैला ओ लैला का ये वर्जन थम्स अप, जबरदस्त, वाकई मजेदार वर्जन है. देन व्हाट हैव वी गॉट, इमादुल हक कहते हैं हैड अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट यस्टरडे विद शो इंडेक्सर हारिस. यस्टरडे हारिस हमारे दोस्त लाहौर से आए हुए हैं और इमाद की उनसे मुलाकात हुई कल ब्रेकफास्ट पे, बहुत अच्छी बात है जी. Still trying to find and connect with Dr. Imran Hilal sir. Please could you inbox his Twitter handle link. यार डॉक्टर मैं चलें यार, मुझे मैसेज करो यार, आसान मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें कनेक्ट करा देता हूँ यार. अच्छा भाई, इमरान मसूद साहब, ये हमारे दोस्त अताउर रहमान साहब ने हमारा जो पेसर्स चैलेंज है उस ऐप का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, तो आप वो स्क्रीनशॉट देखकर जो है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. और अच्छा ठीक है, ओके, इट्स पेसर, इट्स नॉट पेसर, आई एम सॉरी. चलें, इसके अलावा हाँ जी, पिछले महीने के जरा अपने विनर्स का जिक्र करते चले हम, और हमारे पिछले महीने के जो विनर्स हैं
जनाब जो हमारा रमजान चैलेंज है उसको तहस नहस कर दिया जावेद शफी साहब ने. हमने तो टारगेट कोई 2.5 लाख स्टेप्स का सेट किया था, लेकिन उन्होंने 6,25,843 स्टेप्स चले हैं. भाई क्या करते हैं यार जावेद शफी, क्या करते हैं यार. ये जावेद शफी हैं कौन यार, जरा मुझसे रब्ता करें यार. बहरहाल अशफाक जंजुआ साहब से रब्ता हमारा जरूर है. उनका सुबह मैसेज भेजा, नंबर 2 पर आए. अशफाक साहब कांग्रेचुलेशंस टू यू. सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज में आप नंबर 2 पर आए हैं. उस्मान महबूब साहब उन्होंने नंबर 3 पोजीशन हासिल की है और उन्होंने 5,08,000 स्टेप्स जो हैं वो चले हैं. बिलाल अहमद जो कि आमतौर से नंबर 1-2 में रहते हैं, इस बार नंबर 4 पर आए. रमजान में लगता है इन्होंने कम वॉकिंग की है थोड़ी सी, और स्टिल 5,04,000 स्टेप्स. मुस्तफा 4,69,000. गुलाम मुस्तफा साहब, राशिद फरी वेल डन, जबरदस्त. वसीम साहब एंड बिलाल शेख नंबर 10 पर आए हैं, वेल डन. और नंबर 11 पे रिजवान खलील साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनका भी हम जिक्र करते चलते हैं. भाई कमाल हो गया, रमजान में कुछ भी हो, रोजे हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बहुत आला, बहुत आला. चलें जी, जबरदस्त. बस इंशाल्लाह अगला चैलेंज सब विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से. अगला चैलेंज इंशाल्लाह हम 1 मई से ऑन कर देंगे. सो आप अपने ग्रुप्स वगैरह जो है वो देखते रहिएगा. हमारी जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है पेसर के नाम से, वो देखते रहिएगा. एंड जबरदस्त. ओके जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सेफ्टी अरेंजमेंट्स इन पाकिस्तान स्टील सेक्टर्स आर वेरी पुअर. ओके, मेरे ख्याल से आई थिंक इसको हम जनरलाइज तो नहीं करते इस जिसे कहते हैं कि इस जुमले को, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि स्टील सेक्टर में भी कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनका काफी अच्छा रिकॉर्ड होगा ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट, एंड देन देयर विल बी कंपनीज जिनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा. सो या आई थिंक सॉर्ट ऑफ अ मिक्स बैग. मोहम्मद जुबैर कहते हैं बॉस आपने कहा था कि आप यूट्यूब का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, इस में एक्टिविटी कम है. नहीं, एक्टिविटी कम नहीं है, एक्टिविटी तो है ही नहीं कुछ भी नहीं है. यूट्यूब पर शुरू होगा तो फिर एक साथ ही शुरू होगा यार, वो एक साथ ही शुरू होगा वो. ठीक है, चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जरा कुछ नजर डालते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब. और जेरी स्प्रिंगर के हवाले से इस वक्त तो देखिए तमाम न्यूज चैनल्स वगैरह में जो है ना वो जेरी स्प्रिंगर, मैंने आपको ये बताया था कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, बिकॉज जेरी स्प्रिंगर, जाने सुबह उसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ. मैं अपना सॉर्ट ऑफ अ ट्रिब्यूट जेरी स्प्रिंगर को दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसका जो शो था जेरी स्प्रिंगर शो, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी थी. और उसने कहते हैं जी चेंज द फेस ऑफ अमेरिकन टीवी, बिकॉज जिस तरह के टॉपिक्स लाके और जिस तरह की बातें लाके जेरी स्प्रिंगर शो में डिस्कस की गई, उससे पहले अमेरिकन टेलीविजन में इस तरह डिस्कस नहीं होती. द शो वाज एट टाइम्स सो आउटरेजियस. आई मीन जेरी स्प्रिंगर, उसको जो फादर ऑफ रियलिटी टीवी कहा जाता है, यानी हर शो में आपस में लोगों में फड्डे हो रहे हैं. उसकी बीवी क्या निकल आई, ये बच्चा किसी और का निकल आया, वो अपने जानवरों के साथ क्या कर रहा है, लाइक किस लेवल का डिस्कशन हुआ करता रहा जेरी स्प्रिंगर. लेकिन जेरी स्प्रिंगर वाज नेवर अपोलोजेटिक अबाउट इट. ही वाज नेवर एवर, एंड ही सेड यार, आई मीन यही तो, बल्कि उसने एक बार नाम भी लिया, उसने ये बात बोली भी कि यार वी सी ऑल दीज रिच पीपल एंड लिविंग हैप्पी लाइफ, अमेरिकन ड्रीम एंड ऑल इन फ्रेंड्स एंड साइनफील्ड अगर आपको याद हो 90s का बड़ा मशहूर सिटकॉम हुआ करता था. बट कहते थे जी मैं अमेरिका का जो असल फेस है वो दिखाता हूँ दुनिया को कि ये भी एक दुनिया है और आप अपने बबल से बाहर निकलें तो ये लोगों के मसाइल हैं जो उस वक्त डिस्कशन हो रहे हैं. I did not know honestly. I got to know it this morning that Jerry Springer actually was the mayor of Cincinnati for a year. और अमेरिका का गवर्नर, सॉरी है ओहायो स्टेट, सिंसिनाटी इज इन ओहायो स्टेट, और ओहायो का इसने गवर्नर बनने की भी कोशिश की थी, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल. आफ्टर दैट ही वेंट टू जर्नलिज्म एंड देन ही स्टार्टेड हिज शो जेरी स्प्रिंगर. और पहले तो ये शो पॉलिटिक्स के हवाले से था, ऑल चीजों के, लेकिन फिर देन द नंबर्स वर नॉट कमिंग एंड देन ही डिसाइडेड कि यार लेट्स डू समथिंग रेडिकल, एंड हाउ रेडिकल दैट वाज. और जो ये डिस्कशन प्रोग्राम्स थे बिल्कुल उसमें एक बेंचमार्क बन गया था, फॉर बेटर और वर्स. आई मीन आई लीव इट ऑन यू गाइस टू डिसाइड. लेकिन वाकई आई मीन हमारा भी एक जिंदगी का एक सर्टेन टाइम, जब मैं सुबह भी सोच के हंस ही रहा था कि एक जिंदगी का एक टाइम था जब आप जेरी स्प्रिंगर शो, बिकॉज यार उस वक्त टेलीविजन ऑन डिमांड नहीं हुआ करता था. उस वक्त जो चैनल्स आपको दिखवाना चाहते थे आप वो देखते थे. अब तो यू पिक एंड चूज व्हाट यू वांट टू वॉच. मुझे इस टाइम पे ये चीज देखनी है, मुझे इस टाइम पे ये चीज नहीं देखनी. जेरी स्प्रिंगर शो बाय द वे was never a prime time show. उस शो का कंटेंट ही ऐसा नहीं था. ये एक आफ्टरनून शो हुआ करता था जिस वक्त आमतौर से बच्चे वगैरह स्कूल में होते हैं, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड वो शायद उस वक्त भी, मेरे ख्याल से अब शायद एक्सेप्टेबल हो चुके हों सो मेनी इयर्स डाउन द रोड. एंड दिस जेरी स्प्रिंगर शो, इसकी जो बड़ी अनयूजुअल बात है, स्टार्टेड इन 1991 and it went on till 2018. So 27 years that show was on. He started his own podcast as well. और इसके अलावा आई थिंक ही वॉज अ जज इन
a couple of seasons in the America Got Talent as well. I think Piers Morgan के साथ ये शो में जो है ये जज भी हुआ करते थे America Got Talent में. So yeah, I think लेगेसी पे बात की जा सकती है, शो के कंटेंट के हवाले से बात की जा सकती है, but definitely a big name in American television, one of the biggest names in American television. और Jerry Springer, he died at the age 79 and yeah. Maybe if you अगर आपने वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर वाकई पहली बार नाम सुना हो जेरी स्प्रिंगर का, तो just go to YouTube and search for his shows and those are ridiculous but different. बड़ा ब्रेक की जाने मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Shiraz Uppal with Pehla Pehla Pyar. What a nice soothing track that is. Hope you guys enjoyed that. All right, चलें जी, कुछ बात करते हैं मिस्टर रजब तैयब उर्दवान साहब के हवाले से. रजब तैयब उर्दवान के हवाले से ज़ाहिर है कल खबर आपके पास आई होगी. ड्यूरिंग द लाइव टेलीविजन वो बीमार पड़ गए और वो बीमार पड़े और फिर उनका जो वो प्रोग्राम है उसको वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, उसको प्रोग्राम को रोक दिया गया. और रजब तैयब उर्दवान साहब की जितनी भी रैलीज वगैरह हैं उन सबको भी आने वाले दिनों में जो है वो कैंसिल कर दिया गया है. ओके जी, इसके अलावा हुआ ये है कि बताया ये गया दैट ही हैड सीरियस स्टमक फ्लू आफ्टर 2 days ऑफ इंटेंस कैंपेनिंग. ओके, अच्छा भाई, सीन क्या है इसका? जो बैकग्राउंड है जाहिर है वो ये है कि 14 मई को तुर्की में होने वाले हैं सदारती इंतखाबात और कहा यह जा रहा है कि रजब तैयब उर्दवान और उनकी जो आख पार्टी है AKP जिसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे सो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसका ये सबसे कड़ा और सख्त इम्तिहान जो है ये होने वाला है. बहुत सारे जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें बताया ये गया है दैट रजब तैयब उर्दवान इज ट्रेलिंग. इस वक्त वो पीछे हैं. उनका जो मुकाबला होने वाला है द मेन अपोजिशन लीडर जिनका नाम कमाल केलिच दारोगलू है. कमाल केलिच दारोगलू, ओके, केलिच दारोगलू, उनके साथ उनका मुकाबला होने वाला. नाम याद करना पड़ेगा इसका बिकॉज ही कुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की बाय द वे. ओके जी, इनकी जो इज द लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको कहा यह जाता है, इसको रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कहा जाता है. इज बीन the leader of this Republican People's Party since 2010. Now he has got his best chance actually to take on Recep Tayyip Erdogan and in fact defeat him in the elections. So मैंने आपको ये बताया कि जो ज्यादातर पोल्स आ रहे हैं उसमें Recep Tayyip Erdogan is trailing, he's behind right now, वो पीछे हैं. और वो जो अभी ज़ाहिर है लोगों ने उनको बीमार हालत में जो टेलीविजन पे देखा तो उससे भी ज़ाहिर है थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा. Nobody really wants to elect a sick an ill president, but I really hope that it is just a temporary thing. बताया गया कि जिनके दिल वगैरह में कुछ तकलीफ हुई है, एंड ऑल हुई है. हमारे वजीर आज़म साहब की तरफ से मैसेज आया, सुने इमरान खान साहब की तरफ से भी ट्वीट किया गया है उनकी सेहत के लिए. लेकिन बहरहाल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फर्स्ट राउंड ऑफ दिस इलेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द 14th of May, यानी 14 मई को होना है. एंड देन देयर कुड बी अ रन ऑफ इलेक्शन एज वेल. अगर कोई भी जो विनर है वो मतलूबा नंबर हासिल नहीं कर पाया जो कि उसको हासिल करने होते हैं पहले राउंड में, तो फिर देयर इज गोइंग टू बी अ सेकंड राउंड एज वेल. सो व्हाई इज रजब तैयब उर्दवान, RTE जिन्हें कहा जाता है, व्हाई इज ही स्ट्रगलिंग? सो द मेन रीजन ऑफ कोर्स इज द इकोनॉमी. आई मीन इट इज नॉर्मली द इकोनॉमी जो कि लीडरान को उनके उरूज और जवाल की तरफ लेकर जाता है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में देयर हैव बीन अदर रीजंस एज वेल, लेकिन रजब तैयब उर्दवान उनको मॉडर्न तुर्की का जो है वो फाउंडर भी कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है. देखिए रजब तैयब उर्दवान की जो स्टोरी है तकरीबन ये 23 साल पुरानी कहानी है और मैं अक्सर ये जिक्र करता रहता हूँ कि तुर्की में 1990, बल्कि तुर्की इज वन कंट्री दैट हैज लिव्ड विद अ वेरी हाई इन्फ्लेशन. जब 1997 में पहली बार मैं तुर्की गया था तो मुझे ये बात याद है कि तुर्की का जो इन्फ्लेशन, खौफनाक इन्फ्लेशन वहां पर था और जो तुर्किश लीरा हुआ करता था उसमें इतने जीरोस हुआ करते थे कि हमारे वालिद साहब के लिए तो टैक्सी का बिल पे करना मुश्किल हो जाएगा. अब्बू इकाई दहाई सैकड़ा हजार में ही लगे रहते थे. फिर मुझे नोट्स दे दिया करते थे कि यार डिसाइड करो. वहां पे मुझे याद है कि $1 के कोई तकरीबन 1 मिलियन के करीब लीरा जो है वो मिला करते थे. फिर बहरहाल ये वो जमाना था जिस जमाने में तुर्की में बड़ी जबरदस्त रस्साकशी जो है वो जारी थी. सियासी महाज पे कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो वहां पर नहीं आ पा रही थी. तानसो चीलर एक लीडर उनकी हुआ करती थी, एक मसूद यिल्माज हुआ करते थे और बीच में आए थे इस्लामिक रफा पार्टी के नजमुद्दीन अरबकान. नजमुद्दीन अरबकान जो है ये जरा इस्लामी
सोच रखने वाले लीडर थे और इसी वजह से इनको जो है वो जल्दी फारिग कर दिया गया था, बिकॉज उस जमाने में तुर्की मुकम्मल तौर से जो है वो मुल्क की आर्मी के कंट्रोल में हुआ करता था. कहने को तो वो एक डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहां पे मिलिट्री का एक बड़ा स्ट्रांग रोल था. और मिलिट्री अपने आप को तुर्की का जो सेक्युलरिज्म था, उसका जो सेक्युलर शक्ल थी, तुर्की की जो सेक्युलर असास थी, जिसकी बुनियाद मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने रखी थी, उसको अपने आप को कस्टोडियन मानती थी. सो हुआ ये कि फिर उसके बाद इस्तांबुल के मेयर रजब तैयब एर्दोगान इलेक्शन लड़े और इस्लामिक रफा पार्टी तो क्योंकि बैन कर दी गई थी, तो वो एक आख पार्टी, एक नई पार्टी लेकर आए और उन्होंने आगे जो है वो इलेक्शन वहां पे जीत लिया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट. जाहिर है मुल्क का जो कंजर्वेटिव तबका था, बिकॉज रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जो वाइफ थी अमीना, जो कि ओपनली स्कार्फ पहना करती थी, उन्होंने तुर्की के जो रूरल एरियाज थे, मे बी नॉट इन इस्तांबुल एंड अंकारा एंड जो सदर्न उनकी टिप है जो काफी मॉडर्न है, जो काफी लिबरल है, वहां नहीं, बल्कि जो सेंट्रल टर्की नॉर्दर्न, उनका अपना ताल्लुक, उनका आबाई जो शहर है वो रीजा है, जो कि नॉर्थ उनकी ब्लैक सी कोस्ट पे है, गाजियानटेप जो कि उनके साउथ ईस्ट वगैरह में आता है. इन इलाकों में जो कंजर्वेटिव एरियाज हैं वहां पर उन्होंने ओवरवेलमिंग कामयाबी हासिल की. और रजब तैयब एर्दोगान ने आते ही मुल्क की आर्मी के साथ पंगा लेने के बजाय उसने डिसाइड ये किया दैट माय फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द इकोनॉमी. और व्हाट अ ग्रेट जॉब ही डिड. कंस्ट्रक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई, प्रोडक्शन हुई, एग्रीकल्चर हुई. टर्की ग्रू पिछले 20 साल में जबरदस्त उसकी ग्रोथ आई. लेकिन ऑफ कोर्स जिस चीज ने तुर्की की जो पावरफुल मिलिट्री थी, वेस्टर्न पावर्स थी, जिसको हमेशा डिस्टर्ब रखा, वो रजब तैयब एर्दोगान का जो मजहबी क्रेडेंशियल्स थे, उनके जो मजहब की तरफ झुकाव था, जो दीन की तरफ झुकाव था, वो था. तुर्की में बहुत सारे इस तरह की चीजें थी, मस्जिदों के हवाले से उनको कंट्रोल करने के हवाले से, मदारिस के हवाले से, रिलीजन को डेमोन्स्ट्रेट करने के हवाले से बहुत सारी पाबंदियां थी, वहां पे सजाएं थी, उसके हवाले से इनको खत्म किया. और मुल्क में जो मजहब का, जो तुर्की का जो मजहबी तशख्खुस था, उसको एक बार फिर तो उजागर करने की कोशिश की. तुर्की की वो जो हिस्ट्री, जो सल्तनत उस्मानिया की थी, जिसको अतातुर्क के बाद जो है वो कम करने की और सप्रेस करने की कोशिश की गई, और ज्यादा ये बोला कि अपने माजी को देखने के बजाय मुस्तकबिल को देखो और वेस्ट को देखो, उसको उन्होंने जो है वो जिसे कहते हैं कि चेंज किया. और उसके बाद जो है जब एर्दोगान साहब आए, तो आपको पता है कि फिर वो जो टेलीविजन को उन्होंने यूज किया, अर्तुगरल, इतुर्यूल, ये सारे जो आए, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एक्चुअली, जो टर्किश नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए. तो जान मिलिट्री को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे साइड पे करना शुरू किया. और उसका जो अल्टीमेट शोडाउन हुआ हमें पता है जी, 15 जुलाई 2016. और तुर्की में मिलिट्री coup की कोशिश की गई, अवाम सड़कों पर निकल आई, उन्होंने मुल्क की मिलिट्री को बाहर निकाला और तुर्की में एक बार फिर जमहूरियत जो है मजबूत हुई. हाउएवर रजब तैयब एर्दोगान की जो अपनी थोड़ी सी सोच है वो डिक्टेटोरियल सी है. मीडिया पे पाबंदियां लगाना हुई, अपने मुखालफिन को सख्त जो है वो मुश्किलात में मुब्तला रखना. अगर आपको याद हो तो एक मजहबी पेशवा वहाँ के थे गुलन साहब, तो वो गुलन जो मूवमेंट थी उसको मुकम्मल तौर से उन्होंने बैन कर दिया था. उसमें जितने भी लोग शामिल थे वो कहते ये हैं कि ये जो आई थिंक अब्दुल्ला गुलेन, क्या नाम था उनका, आई थिंक उनके लोगों ने ही जो है मिलिट्री coup प्लान किया था. लेकिन बहरहाल जी इस वक्त जो मसला है वो इकोनॉमी का है. यार आई कैन गो एंड टॉक ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. द इन्फ्लेशन इन टर्की, द ऑफिशियल इन्फ्लेशन राइट नाउ इज अराउंड 80%. खौफनाक इन्फ्लेशन है. कल ही हमारे दोस्त मुराद से तुर्की में, मेरी जो तुर्की में होते हैं उनसे बात हो रही थी, एंड ही वाज टेलिंग मी दैट यार इन्फ्लेशन इज रियली बैड. आई मीन इफ यू गाइस थिंक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बुरा है, तो तुर्की में इन्फ्लेशन बहुत बुरा है. और ये इन्फ्लेशन इनको मार रही है और उसने इनको फंसा दिया है. प्लस अभी तुर्की में जो हाल ही में जलजला आया है उसमें कहा ही जाता है कि जो ज्यादातर बिल्डिंग्स, फतेहुल्लाह गुलन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. या दैट वाज द नेम ऑफ दैट गुलन, जिसको गुलन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. सो कहते ये हैं कि ये जो जलजला अभी आया तुर्की के साउथ ईस्ट में, इसमें जो ज्यादातर बिल्डिंग्स गिरी हैं, ये वो बिल्डिंग्स थी जिनकी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज थी. और इनको अप्रूवल देने में जो इनकी लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो कि आख पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, वो उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को अप्रूवल दिया जो उन्होंने नहीं देना चाहिए. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लग ये रहा है रजब तैयब एर्दोगान टाइम इज अप. हाउएवर अभी 2 हफ्ते हैं, देखते हैं वो अपनी बीमारी से किस तरह फाइट ऑफ करके वापस आते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं. सो एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो अब होगी ट्यूसडे मॉर्निंग एक बार फिर. यस, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड वंस अगेन गाइस. मिलते हैं तब. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.